Good morning, dear students. So till now we have completed algae and bryophytes, and yesterday we have completed also pteridophytes. Okay, so three divisions we have studied. Today we are moving towards one of the category of the higher plants, that is gymnosperms. Okay, so gymnosperms जो वर्ड है उसमें जो जिम्नोस वर्ड है, ओके, जिम्नो प्लस स्पर्म, ओके, तो जिम्नोस जो वर्ड है उसका मतलब होता है नेकेड, ओके, यू कैन सी ओवर हियर, और स्पर्मा है उसका मीनिंग होता है सीड्स, ओके, मतलब नेकेड सीड्स। सी सीड्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट, ओके, लेकिन यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स है उसमें आपको फ्रूट्स नहीं देखने मिलेंगे, ओके, naked seeds are there, right? So the plants in which the ovules are not enclosed by the ovary wall. अब ovary का मतलब तो क्या होता था, ovary is converted into the fruit, तो यहाँ पे ovules which are going to be converted into seeds, लेकिन वो enclosed नहीं हो रहे within the boundary of the ovary, and they remain exposed before and after fertilization. Okay, so these are, you can say, naked seeded plants. Okay, मतलब उसमें कभी भी आपको फ्रूट्स जो उनको एनक्लोज करके हुए आपको नहीं देखने मिल सकते हैं। यू कैन सी ओवर हियर सम ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, साइकस, देन ओव्यूल्स ऑफ द साइकस आर देयर। ये सारे सीड्स हैं साइकस के, राइट? और इसका आप सेक्शन भी देख सकते हैं पूरा, राइट? सीड का, सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, ओके, नॉट कवर्ड का मतलब ऊपर फ्रूट का पूरा जो कार्प है, पेरिकार्प, वो नहीं है, दैट्स व्हाई दे रिमेन नेकेड सीड्स। फाइन, यू कैन सी ओवर हियर, ये जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल है और ये एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है। क्या डिफरेंस होता है ये देखिए, बीच में न्यूसेलस टिश्यू है, दिस इज द मेगास्पोरोसाइट, मतलब जिसमें से आपके मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। ये आपका जो है इंटेग्यूमेंट, ओके, ये माइक्रोपाइलर जोन, यहाँ पे देखिए आप, ये न्यूसेलस है, दिस इज मेगास्पोरोसाइट, ओके, दिस इज फ्यूनिक्यूलस, और ये माइक्रोपाइल, राइट, और ये आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट, दो इंटेग्यूमेंट, उसके आसपास आप देखिए ये पूरा, दैट इज द ओवरी वॉल। तो एंजियोस्पर्म से और जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, ओके, मतलब इंटेग्यूमेंट तक का ही स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। तो ये डिफरेंस है, ओके, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, लेकिन हैविंग लार्ज इफेक्ट्स। सो जिम्नोस्पर्म में कौन से तरह के प्लांट्स आपको देखने मिल सकते हैं? सो दे इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। तो जिम्नोस्पर्म में आपको एक तो मीडियम साइज के ट्रीज देखने मिल सकते हैं, बहुत टॉल ट्रीज भी देखने मिल सकते हैं, और श्रब्स भी देखने मिल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिक्वाया ट्री है, ओके, और इस सिक्वाया ट्री के आगे ये पूरा ग्रुप जो खड़ा है, उसके साथ सिक्वाया ट्री की हाइट को मेजर करिए सर, ओके, कितना दूर से ये शॉट लिया गया है, ओके, और आप समझ सकते हैं कि इसकी हाइट कहाँ पे जाके अटकती होगी, ओके। सो द जिम्नोस्पर्म, particularly sequoia, which is called as giant redwood, is the tallest tree species, okay। अभी तक जितने हमने स्टडी किया उसमें सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज में सिक्वोया है, दैट इज द जायंट रेडवुड, ओके। उसकी लेंथ जो होती है दैट इज नियर अबाउट 100 मीटर्स, मोर देन 100 मीटर तक ये ट्री की हाइट जा सकती है, पर्टिकुलरली सिक्वोया, ओके। तो ये नीट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। सो जिम्नोस्पर्म में अब अगर हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की बात करें तो जनरली यहाँ पे आपको रूट्स जो देखने मिलने वाले हैं, दोज आर द टैप रूट्स, मतलब जैसे एंजियोस्पर्म के डाइकोट के रूट होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में आपको
टैप रूट देखने मिल सकते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, ये पूरा पाइनस का जो ट्री दिखाया है उसमें ये आप देख सकते हैं रूट सिस्टम, और उसके ये लेटरल रूट्स हैं, शॉर्ट रूट्स। ओके, ये बहुत छोटे छोटे रूट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये शॉर्ट रूट्स हैं, और उसके साथ यहाँ पे एसोसिएशन देखिए, ये येलो कलर का देखिए, कलर शेड को अच्छे से आइडेंटिफाई करिए। ये जो रूट्स हैं उसके साथ यहाँ पे येलो कलर के जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ओके, दीज आर माइकोराइजल शॉर्ट रूट्स। माइकोराइजल शॉर्ट रूट्स है, मतलब ये वाला एरिया आपको पूरा थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, सो माइकोराइजल शॉर्ट रूट्स है ये, राइट। मतलब क्या होता है इसका, माइकोराइजल शॉर्ट रूट्स? तो इसके साथ माइको मतलब फंगस एसोसिएशन में रहने वाला, याद करिए चैप्टर नंबर 2, एसोसिएशन ऑफ फंगस विद डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक था लाइकेन जिसमें फंगस प्लस algae, दूसरा है माइकोराइजा जिसमें फंगस प्लस ट्री। ओके, तो रूट्स इन some genera have fungal association in the form of mycorrhiza, for example pinus। तो रूट्स के साथ आपको माइकोराइजा का एसोसिएशन देखने मिलने वाला है। फाइन, तो ऐसा एक एग्जांपल है पाइनस। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नीट क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री और प्लांट और क्रॉप इज हैविंग माइकोराइजल एसोसिएशन। ओके, तो पाइनस, और अगर इन जनरल आपको बोला जाए तो जिम्नोस्पर्म्स। ओके, फाइन। क्यों होता है माइकोराइजा, वो हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन सी दिस ओरिजिनल इमेज ऑफ द माइकोराइजल एसोसिएशन। ओके, क्यों होता है? तो माइकोराइजा अगर एसोसिएशन में है तो उसकी वजह से आपको मतलब ट्री को ये बेनिफिट होगा कि उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और बिकॉज ऑफ दैट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ने वाली है, मतलब मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज गोइंग टू इंक्रीज, एंड सो दैट उसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो सकती है। दिस इज द रीजन, राइट, माइकोराइजा का। और दोनों के लिए विन विन पोजीशन है, इट इज कॉल्ड म्यूचुअल रिलेशन। तो प्लांट को तो बेनिफिट हो ही रहा है, फंगस को क्या हो रहा है? तो प्लांट जो है, जो ऑर्गेनिक फूड बना रहा है, ओके, शुगर, वो फंगस को देता है फॉर इट्स ग्रोथ, एज वेल एज शेल्टर दे रहा है उसको अपने रूट्स में, राइट। तो फंगस को भी बेनिफिट है, प्लांट को भी बेनिफिट है। नाउ इन plants like cycas, small specialized roots which are called as colloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। आप देखिए एसोसिएशन इसके। ओके, पाइनस देखा तो फंगस के साथ एसोसिएशन किया है, ओके, माइकोराइजा बनाया। और यहाँ पे जो साइकस है वो क्या कर रहा है, उसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, कॉलरॉइड रूट्स। ये जो कॉलरॉइड रूट्स है, they are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। cyanobacteria मतलब ब्लू ग्रीन algae। ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ ये एसोसिएट रहते हैं। क्यों? तो उसको नाइट्रोजन चाहिए, ये भी एक म्यूचुअल रिलेशन है। ये सारे नीट क्वेश्चन है, ये सारे वन लाइनर नीट क्वेश्चन है। ओके, प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए और साइनोबैक्टीरिया को शेल्टर चाहिए, बस दोनों का काम यहाँ पे हो रहा है। एक को शेल्टर मिल रहा है, दूसरे को नाइट्रोजन मिल रहा है, दैट्स इट। ओके, फाइन। Stems of the gymnosperm are unbranched, जैसे कि साइकस, और इट मे बी ब्रांच्ड, जैसे कि पाइनस एंड सेड्रस। तो जिम्नोस्पर्म्स जो है उनके जो स्टेम्स रहते हैं वो अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अनब्रांच्ड में आपके पास एग्जाम्पल है साइकस का, ये देखिए आप आगे वाली स्लाइड में इससे बेटर दिखेगा। ये का मेन स्टेम है विच इज अनब्रांच्ड। ओके, और इट मे बी ब्रांच्ड लाइक पाइनस और सिड्रस। ये आपको सिड्रस दिख रहा है, ओके, और ये है पाइनस, ये साइकस का लीफ है, ये पाइनस का पूरा ट्री आपको दिख रहा है। लीव्स कैसे होते हैं इसके? सो लीव्स आर सिंपल। अब आप चैप्टर नंबर 5 को याद करिए,
हर जगह पे चैप्टर नंबर 5 और 6 तो यहाँ पे याद करना ही करना है अब, एटलीस्ट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए तो आपको करना ही है। तो लीव्स जो यहाँ पे हैं वो सिंपल हो सकते हैं या तो कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड की डेफिनेशन हमें पता है। ओके, सिंपल मतलब जो उसका मिड रिब है, ओके, वहां से पूरा एक लीफ ब्लेड बन रहा है। ओके, और उसके एक्साइल में आपको देखने मिलेगा एक स्ट्रक्चर। ओके, जबकि कंपाउंड लीफ में ऐसा नहीं है, और सिंपल लीफ में जो लीफ ब्लेड का नोच बन रहा है वो मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा है, जबकि कंपाउंड लीफ में ऐसा होने वाला है, मिड रिब तक पहुंचेगा। ओके, और उसके एक्साइल में आपको बर्ड नहीं देखने मिलने वाला है। ओके, सो both the types of the leaves are available. They are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind. Okay, तो हार्श कंडीशन में भी ये अपने आप को सरवाइव रख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइकस का पिनेटली कंपाउंड लीफ। ये साइकस का पिनेटली कंपाउंड लीफ है। ओके, ये निडल लाइक लीव्स हैं पाइनस के। In cycas, the pinnate leaves persist for a few years. Okay. In conifers like Pinus, Cedrus, they are having needle-like leaves, reduce the surface area. Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. तो ये समझना है, साइकस के जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं वो कुछ साल के लिए वहां पे रहते हैं। ओके, जबकि जिम्नोस्पर्म में जिसको कॉनिफर्स बोला जाता है, ओके, उसमें पाइनस है, सिड्रस है, उसके लीव्स जो है वो निडल लाइक हो जाते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, ये निडल लाइक लीव्स है। निडल लाइक लीव्स होने की वजह से बेनिफिट क्या होगा, तो उनका एक तो सरफेस एरिया जो है वो कम हो रहा है। ओके, सरफेस एरिया कम होता है तो फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव सरफेस जो है, एक्टिव एरिया वो कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डाउन होने वाला है। दूसरा है उनके लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल भी है, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल गैसियस एक्सचेंज भी इतना इजीली नहीं होने वाला है। ओके, सो गैसियस एक्सचेंज अगर इतना इजीली नहीं हो रहा है, ओके, तो फिर क्या होगा, अगेन फोटोसिंथेसिस का रेट यहाँ पे भी कम होगा, एज वेल एज ट्रांसपिरेशन रेट भी कम होगा। संकन स्टोमाटा है यहाँ पे, मतलब स्टोमाटा डायरेक्टली एक्सपोज्ड नहीं है ऑन द सरफेस, वो थोड़े डीप ग्रूव में प्रेजेंट है। संकन, ओके, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस इन द डीप ग्रूव। तो स्टोमाटा जो है वो थोड़े डीप ग्रूव में है, तो इस वजह से डायरेक्टली सनलाइट उनके ऊपर एक्सपोज नहीं हो सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो कॉन्स्टेंटली ओपन नहीं रहेंगे। ओके, एंड सो दैट अगेन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन का रेट कम होने वाला है। पर्टिकुलरली वी विल टॉक अबाउट ट्रांसपिरेशन। तो दो चीजें हो रही है, फोटोसिंथेसिस का रेट और ट्रांसपिरेशन रेट, दोनों को यहाँ पे मिनिमाइज किया जा रहा है। ओके, तो ये कुछ उसके फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल प्रोविजंस है टू रिड्यूस द वाटर लॉस। ओके, तो ये भी एक अच्छा नीट क्वेश्चन बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द with respect to reduce the water loss, okay, in gymnosperm। तो आपको 3-4 दिए जाएंगे, क्योंकि लीव्स जो है नीडल लाइक होते हैं। नंबर 2 थिक क्यूटिकल होता है। नंबर 3 संकन स्टोमाटा होता है। नंबर 4 स्टोमाटा जो है वो डंबल चिपके होते हैं। तो ये इनकरेक्ट है, बाकी के पहले वाले 3 सही है। ये तो ऐसे आप उसका आंसर दे सकते हैं। सो reproduction in gymnosperms। ओके, तो जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में अभी डिस्कस करना है हमें। फाइन, सो जिम्नोस्पर्म में
अगर हम डिस्कस करें तो जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टेरिडोफाइट जब हमने पढ़ा था तब। जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, इसका मतलब है कि उसके जो स्पोर्स हैं वो दोनों अपीयरेंस में डिफरेंट है, मतलब माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स ऐसे अलग अलग हैं। तो माइक्रोस्पोर्स आर देयर, मेगास्पोर्स आर देयर। माइक्रोस्पोर्स को जनरली हम बोलते हैं मेल गैमेट और मेगास्पोर को हम बोलने वाले हैं फीमेल गैमेट। दोनों ही हैप्लॉइड है, बिकॉज यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। दोनों हैप्लॉइड है, जब मर्ज होंगे, फ्यूज होंगे, तब उसमें से यू कैन से जाइगोट बनने वाला है, एम्ब्रियो बनने वाला है, और उसमें से बाद में नया प्लांट कंप्लीटली डेवलप होने वाला है। सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल्स। ये टेरिडोफाइट में भी हो रहा था कि कुछ लीव्स जो है उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन देखने मिलेगा और वो स्पोरोफिल में कन्वर्ट होने वाले हैं। मतलब ऐसे लीव्स के जिसके सरफेस के ऊपर स्पोरेंजिया है, ओके, स्पोरेंजिया है, ऐसे लीव्स। लेकिन वहां पे ज्यादातर जो लीव्स हैं वो स्पोरोफिल बनने के बाद सेपरेट रह रहे थे, स्पोरोफिल्स ही रह रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऐसे जो स्पोरोफिल्स है ना, उसका क्या हो रहा है, they are compactly and spirally arranged along an axis to form legs or strobili or cone. ओके, तो टेरिडोफाइट में ज्यादातर स्ट्रॉबेरी और कॉन्स के स्ट्रक्चर नहीं थे, कुछ ही प्लांट में थे। दैट इज इवोल्यूशनरी वे, मतलब उसमें से अब आगे ऐसे स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म में आने वाले हैं, लिंकिंग। ओके, लेकिन ज्यादातर प्लांट्स वहां पे ऐसे थे कि जिसमें स्पोरोफिल्स आर रिमेनिंग इन द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जबकि जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं है। जिम्नोस्पर्म में जो स्पोरोफिल्स बन रहे हैं वो किसी एक सेंट्रल एक्सिस को सेंटर में रख के और फिर उसके आसपास स्पाइरली कॉइल हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे कॉर्न या स्ट्रॉबेरी जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो यू कैन सी ओवर हियर, ये मेल स्ट्रॉबेरी of the cycas, you can see male strawberry of the cycas, fine। और ये जो है साइकस का फीमेल स्ट्रॉबेरी, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस है। इसके लीव्स को देखिए, बड़े लंबे शार्प लीव्स दिख रहे हैं आपको, लेंथ आप देखिए लीव्स की, कम एरिया कम देखिए आप, और इसका आप एरिया देखिए, ये बहुत छोटे छोटे लीव्स मर्ज हो रहे हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि मेल लीव्स जो होते हैं जिसके ऊपर मेल्स के मेल स्पोर्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, या यू कैन से मेल स्पोरोफिल्स आर देयर, तो वो लीव्स जो है वो छोटे छोटे हैं। जबकि फीमेल स्ट्रॉबेरी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओके, दे आर लार्ज इन साइज, दे आर लार्ज इन साइज। ओके, लीव्स ही बड़े हैं तो उसके हिसाब से भी नाम चेंज होते हैं। माइक्रोफाइल, जैसे ये बोला ना, स्पोरोफाइल मतलब स्पोर बियरिंग लीव्स, माइक्रोफाइल्स मतलब माइक्रोस्पोर बियरिंग लीव्स, मेगाफाइल्स, ओके, मेगास्पोरोफाइल्स, ओके, तो फिर मेगास्पोर बियरिंग लीव्स, ऐसे नाम बनेंगे। फाइन, यू कैन सी द डिफरेंस। तो ये साइकस का मेल कौन है, और ये मेल कौन का आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया है जिसमें यू कैन सी ये सारे लीव्स हैं। और ये जो लीव्स है उसके अंदर आप देख सकते हैं, ये मैंने बोला माइक्रोस्पोरोफाइल। ओके, तो ये जो माइक्रोस्पोरोफाइल, ये जो लीव्स है उसके अंदर जो आप देख रहे हैं, दैट इज द माइक्रोस्पोर्स। और अब यहाँ पे हम पहली बार बोलेंगे माइक्रोस्पोर के लिए पोलन ग्रेन। ओके, पोलन ग्रेन वर्ड हम पहली बार बोलने वाले हैं। आल्गी से लेके टेरिडोफाइट तक ऐसे स्ट्रक्चर तो बने, लेकिन किसी को भी हमने पोलन ग्रेन नहीं बोला है। अब हम बोल सकते हैं इनको पोलन ग्रेन। ओके, और ये माइक्रोस्पोरोफाइल जो है उसके अंदर ये पूरा सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, द बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब जिसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अब आप फीमेल कॉर्न का स्ट्रक्चर देखिए, फीमेल कॉर्न में आप देखिए ये ओवल्स आपको दिख रहे हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज मेगास्पोरोफिल। ये आपको पूरा कॉर्न नहीं दिखाया है, सिर्फ और सिर्फ एक लीफ दिखा है, मेगास्पोरोफिल एक दिखा है, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं बड़े बड़े ओव्यूल्स, कितने बड़े ओव्यूल्स हैं। ओके, और ये जो है पूरे
ओव्यूल का आपको सेक्शन दिखाया है, ओव्यूल का। यहाँ पे पूरे कॉर्न का, इस कॉर्न का आपको सेक्शन दिखाया था। यहाँ पे पूरा कॉर्न भी नहीं दिखाया है, आपको सिर्फ एक लीफ दिखाया है, और उस लीफ के ऊपर जो ओव्यूल है उसका सेक्शन दिखाया है। ओके, तो उसके सेक्शन में आप देखिए यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड आपको दिख रहा है, जहां से ये स्पर्म जो है, पोलन ग्रेन जो है वो एंटर कर सकती है। ये पोलन के लिए चैम्बर बनाई है। ओके, और ये आप देखिए आउटर फ्लैशी लेयर है उसका, फिर अंदर जो है मिड स्टोनी लेयर, बहुत हार्ड लेयर रहता है, फिर इनर फ्लैशी लेयर एक और लेयर है, फिर ये आप देखिए पूरा का पूरा आर्किगोनिया का चैम्बर है, ये न्यूसेलस टिश्यू है पूरा। ओके, ये प्रोथैलस है, राइट, ये आर्किगोनियम है, और ये वस्कुलर बंडल्स है, मतलब जहाँ से इसको नरिशमेंट मिल रहा था। ओके, तो ये वैसे आपको पूरा डिटेल में अभी याद नहीं रखना है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया है। आगे जो हमने रियल फोटोग्राफ देखा था उसको एक बार वापस देखते हैं। ये आपने अभी जो मेल का देखा पूरा सेक्शन, वो इसी का सेक्शन है, और फीमेल का जो आपको एक लीफ दिखा, तो एक लीफ आपको सिर्फ दिखा दी कि लीफ के ऊपर ये नोच वाले अपेंडेजेस दिख रहे हैं आपको, और ये जो वाइट दिख रहे हैं आपको, ओके, ये सारे दीज आर द ओव्यूल्स। कितने बड़े बड़े ओव्यूल्स हैं, राइट, दीज आर द ओव्यूल्स जो आपको बाहर दिख रहे हैं, राइट, लीफ के ऊपर ही अरेंज है ये सारे ओव्यूल्स, राइट। So sporophylls bear sporangia in which spores are produced. Okay, sporophylls are of two types, that is microsporophylls and megasporophylls, जो मैंने अभी आपको बताया, मेल और फीमेल के लिए दो अलग अलग हैं। हम पहले बात करेंगे माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में। So they are arranged to male strobili, that is called microsporangiate. ओके, मेगास्पोरोफिल साथ मिलके मेल स्ट्रॉबेरी बनाते हैं। ओके, और इसको कंप्लीटली बोला जाता है, मतलब मेल स्ट्रॉबेरी को बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिएट। दे बियर माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर जो है ये सारे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स है, इन सभी को बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। कौन? माइक्रोस्पोरोफिल के पास है। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट्स। ये माइक्रोस्पोर जब रिलीज होंगे, ओके, और उसमें से जो बनेगा, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मेल गैमेटोफाइटिक लाइफ। ओके, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मेल गैमेटोफाइट। इट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ द सेल। माइक्रोस्पोर में से मेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा। ध्यान में रखिए, हर एक स्टेटमेंट को समझिए। माइक्रोस्पोर जब पोलन ग्रेन के जैसे रिलीज होंगे, उसमें से मेल गैमेटोफाइट बनेगा। इट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ द सेल। दिस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स, और यही जाके फर्टिलाइजेशन की इवेंट करने वाले हैं। तो माइक्रोस्पोर जो है उसमें से ही पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं, और ये पोलन ग्रेन आपका मेल गैमेटोफाइट है, शॉर्ट लाइव्ड है। शॉर्ट लाइव्ड मतलब फर्टिलाइजेशन की इवेंट में जाने वाला है, कॉन्स्टेंटली ये अपने आप को नया डेवलप नहीं करेगा। The pollen grains are developed within the microsporangia. ओके, पोलन ग्रेन कहाँ पे? पोलन सैक में ही डेवलप होगी, और पोलन सैक को बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम इन सिंगुलर। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इन फ्यूचर ऐसा ही एक स्ट्रक्चर, लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा। आप देखिए साइकस का वैसे कॉन कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होगा फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म के पास, लेकिन वो बहुत छोटा होगा, जिसको हम बोलेंगे एंथर, और उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज हो गए। सी द इवोल्यूशन, सी द इवोल्यूशन। ओके, ऐसा ही है मेगास्पोरोफाइल। सो दे आर अरेंज्ड to female strobili, that is called macrosporangiate. They bear megasporangia, उनके पास megasporangia है। These are called ovules. Megasporangium mainly consists of a body called nucellus. It is protected by envelopes. ये अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, अंदर का पूरा टिश्यू न्यूसेलस है, उसके बाद
इनर फ्लैशी लेयर, फिर बीच में एक स्टोनी लेयर है हार्ड, और उसके बाहर एक और फ्लैशी लेयर है। ऐसे बहुत सारे जो लेयर्स यहाँ पे हैं। यही अगर एंजियोस्पर्म में आता तो ये स्टोनी लेयर, फ्लैशी लेयर ये चेंज होके वहां पे आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट ऐसे ये कन्वर्ट होने वाला है। अगेन सी द इवोल्यूशन। द मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम बोलते हैं MMC इन शॉर्ट, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ सेल ऑफ द न्यूसेलस। तो ऐसा ही फ्लावरिंग प्लांट में भी होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल आता कहाँ से है? तो न्यूसेलस के जो सेल्स है, जनरली न्यूसेलस, आप देखिए यहाँ पे ये न्यूसेलस है। ओके, ये वाला जो आपको लाइन पूरा दिख रहा है दैट इज द न्यूसेलस। तो मेगास्पोर मदर सेल वो न्यूसेलस में से ही कोई सेल मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने के बाद वो मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और वही मेगास्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस होता है और उसमें से मेगास्पोर बनते हैं। So megaspore mother cell undergoes meiosis to form 4 megaspores. 4 मेगास्पोर बनेंगे। उनमें से one of the megaspores enclosed within the megasporangium, that is nucellus, develops into multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia. Okay, so out of 4, 1 megaspore meiosis हुआ, मेगास्पोर मदर सेल का 4 मेगास्पोर बने। उसमें से एक मेगास्पोर जो है वो एनक्लोज हो जाएगा विद इन द मेगास्पोरेंजियम, मतलब न्यूसेलस के अंदर। ओके, और इट विल डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब ये स्ट्रक्चर बनेगा जहां पे अभी मैं कर्सर को दिखा रहा हूं। एंड दैट मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में बियर 2 और मोर आर्कीगोनिया। आप देखिए यहाँ पे 2 आर्कीगोनिया आपको दिख रहे हैं, 1 and 2, ये दोनों आर्कीगोनिया है। The multicellular female gametophyte is also retained within megasporangium। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये रहने वाला है विद इन द मेगास्पोरेंजियम। फिर जब फर्टिलाइजेशन की इवेंट होगी वो यहीं पे होने वाली है। So the male or female cones may be born on the same tree। ओके, अब बहुत बार ऐसा भी देखने मिलता है कि मेल और फीमेल दोनों कॉर्न एक ही ट्री के ऊपर देखने मिल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइनस में ऐसा होता है। और दे मे बॉर्न ऑन द डिफरेंट ट्रीज, मतलब जैसे पपाया होता है फ्लावरिंग प्लांट में, ऐसे ही मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। ओके, तो ऐसा साइकस में आपको ऐसे देखने मिलेगा। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इन जिम्नोस्पर्म्स the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट के पास ये ऑप्शन है, मेल और फीमेल दोनों के पास इंडिपेंडेंट, मेल फीमेल दोनों इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ओके, इन द फॉर्म ऑफ द गैमेटोफाइटिक लाइफ, फ्री एग्जिस्टेंस। लेकिन ओके, लेकिन जिम्नोस्पर्म में दे डू नॉट हैव। ओके, they remain within the sporangia retained on the sporophytes। okay, तो ये sporangia के अंदर रहेंगे, they will be retained in the sporophytes। okay, now you can see the life cycle of a common gymnosperm क्या होता है। the pollen grain released from the microsporangium are carried in air currents and meet the opening of the ovules। okay, so you can see over here the pollen tube carrying the male gametes grows towards archegonia in the ovules and discharges their contents near the mouth of the archegonia। okay, यहाँ पे क्या होने वाला है ये आप देखिए, यहाँ से हम लाइफ साइकिल को देखते हैं। ये सीड है, ओके, और ये जो सीड है उसमें से नया एक स्पोरोफाइट डेवलप हुआ, सीड जर्मिनेट हुआ, नया प्लांट डेवलप हुआ। उसमें आप देखिए मेल फीमेल 2 कॉर्न डेवलप हुए। ओके, ये सीड वाला कॉर्न है, और ये जो है दैट इज पोलन कॉर्न, मतलब ये फीमेल और ये मेल। ओके, इसमें ओव्यूल डेवलप हुआ है, यहाँ पे पोलन कॉर्न डेवलप हुआ है।
दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम, और यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम। यहाँ पे माइक्रोस्पोरोसाइट डेवलप हुए हैं। ओके, मियोसिस होने के बाद यहाँ पे माइक्रोस्पोर बने। ओके, और यहाँ पे आप देखिए मियोसिस होने के बाद 4 बने हैं मेगास्पोर, लेकिन उसमें से एक रिटेन रहेगा। पोलिनेशन हुआ यहाँ पे, यू कैन सी, मतलब में माइक्रो जो पोलन ग्रेन है, ओके, उसने यहाँ पे पोलिनेशन किया। पोलिनेशन ये आप देख सकते हैं, इंटेग्यूमेंट है यहाँ पे। ओके, और पोलिनेशन होने के बाद यू कैन सी ओवर हियर पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ, और इस पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन में जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे पहुंचे हैं टू द एग सेल। फर्टिलाइजेशन की इवेंट हुई। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही स्ट्रक्चर थोड़ा आपको अलग से करके दिखाया है, पोलन ट्यूब वाला, ये स्पर्म अंदर जा रहा है। ओके, फर्टिलाइजेशन की इवेंट हुई, और फर्टिलाइजेशन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जाइगोट बना, फिर उस जाइगोट में से एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो मतलब ये एम्ब्रियो बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद हमें पता है कि ये ओव्यूल का जो वॉल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द सीड कोट। तो यहाँ पे सीड बन जाएगा और वापस ये सीड जर्मिनेट कर सकता है। तो दिस इज द कॉमन लाइफ साइकिल। आप आगे एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तब भी ऐसे ही टाइप का एक लाइफ साइकिल है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। So after fertilization, zygote develops into an embryo and ovules into the seeds. Okay. So, dear students, for today we have completed about gymnosperms. Okay. In the next session, we will be studying about the flowering plants, that is angiosperms. Okay. और उसके बाद हेप्लोडाइप्लोइडिक लाइफ साइकिल वाला टॉपिक रहेगा। तो कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लेक्चर में अपना ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ओके, so please carefully visit, watch each and every video, and if you have any doubts, any queries, please post your queries, your questions immediately.